तो फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग कल एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग का चैप्टर नंबर सेकंड है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर सेकंड में क्या है। चैप्टर नंबर सेकंड में है भोजन के घटक। भोजन के घटक क्या होते हैं, इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो देखते हैं, अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे कि खाद्य पदार्थों की सूची बनाए थे जिसे हम डेली खाते थे, और हमारे जो आसपास के लोग थे, दोस्त थे, उन वो लोग क्या खाते थे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे, और अलग अलग राज्य के लोग भी क्या खाते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखे थे। आगे है, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। एक प्रकार का भोजन होता है जिसमें चपाती होता है, दाल होता है और बैगन का भरता होता है। फिर दूसरे से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। और अन्य प्रकार के भोजन की बात करें तो उसमें अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती हैं। कि सबका भोजन अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग राज्य की बात करें तो वहाँ अलग अलग मुख्य भोजन होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी लोग, अलग अलग परिवार के लोग अलग अलग तरह का भोजन डेली करते हैं। आगे है क्रियाकलाप फर्स्ट, देखते हैं। इसमें है, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। जो भोजन हम डेली करते हैं, जो आहार हम लोग लेते हैं, उसमें मुख्यतः एक या एक से अधिक प्रकार के जो अनाज होते हैं, जैसे हम चावल या गेहूं का जो बना होता है उस अनाज का यूज़ करते हैं। कुछ लोग चावल और रोटी दोनों यूज़ करते हैं, कुछ लोग केवल रोटी यूज़ करते हैं या तो केवल चावल यूज़ करते हैं। तो वही इसमें है कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, और उसको खाने के लिए या दूसरे खाद्य पदार्थ के रूप में दाल या नॉनवेज आइटम कोई यूज़ करते हैं। दाल रोटी है तो सूखा तो खाएंगे नहीं, उसके साथ दाल या सब्जी की आवश्यकता होती है या कोई नॉनवेज चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दूसरे पदार्थों में हम दाल या मांस का कोई व्यंजन या सब्जी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही इसमें दही, मट्ठा और अचार भी शामिल हो सकते हैं। हम दाल, रोटी या चावल को दाल या सब्जी या नॉनवेज के साथ यूज़ करते हैं, उसके साथ दही, अचार या मट्ठा भी ले सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया है, उसमें सारणी बना है कि मतलब ये सारी चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या खाए जाते हैं। जैसे क्षेत्र है, राज्य है, वहाँ पे पंजाब राज्य है, उसमें अन्य जो भोजन है वो मक्के की रोटी है, और दाल और मांस जो व्यंजन है उसमें राजमा है। राजमा एक प्रकार का दाल होता है, और जो सब्जियां हैं वो सरसों का साग है, और अन्य व्यंजन में दही और घी है। तो पंजाब के लोग मक्के की रोटी, राजमा और सरसों का साग, साथ साथ में दही और घी का भी यूज़ करते हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं वो चावल और अरहर की दाल और रसम और कुंदरू की सब्जी, मट्ठा, घी और अचार का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, अभ्यास 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। जो इसमें हम अध्याय 1 में पढ़े थे, उसमें क्रियाकलाप 2 में जो सारणी बनाए थे वहाँ से हमको छांट के कुछ अलग करना है, और इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए। इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। कभी कभी होता है कि हम जो भोजन डेली यूज़ करते हैं वो भोजन हम कभी कभी नहीं कर पाते। जैसे हम लोग घर पे रहते हैं तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, घी, दही, मक्खन, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कहीं हम यात्रा पे जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते, वहाँ हमको ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, और रास्ते में जो भी उपलब्ध होती हैं उसी को हम लोग खा लेते हैं। वही इसमें है कि कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। कुछ लोग होते हैं, जैसे अमीर परिवार के लोग होते हैं, तो वो हर तरह का आइटम खाते हैं। एक ही दिन में वो कई तरह के व्यंजन, कई तरह के जो डिशेस बनाते हैं उसको यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के भोजन नहीं कर पाते। वो लोग केवल दाल, चावल, रोटी, सब्जी या उसी से रिलेटेड थोड़ी बहुत इधर उधर का जो भी व्यंजन बनता है उसी को यूज़ कर पाते हैं। आगे है, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए।
क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है? आहार में जो हम भोजन लेते हैं उसका वितरण असमान होता है। जैसे हम कभी प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा ले लिए तो कभी कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें ले लिए तो कभी हम लोग विटामिन की चीज़ें ले लिए, तो वही उसका वितरण जो होता है उसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए और हमारे शरीर को आवश्यकता के हिसाब से हमको लेना चाहिए। प्रोटीन की कितनी आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट की कितनी है, विटामिन की कितनी है, मिनरल की कितनी है, आयरन की कितनी है, ये सारा जो होता है एक आधार होना चाहिए और हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की मरम्मत करता है या उसके ऊतकों का निर्माण करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसी तरह जो है आँखों के लिए विटामिन ए है और चीज़ों के लिए भी है। इस तरह मिनरल जल है, फाइबर है, ये सारे जो होते हैं हमारे विशेष प्रयोजन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है, इसको हमको देखना है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। जो ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, जो भोजन होते हैं या व्यंजन होते हैं, वो एक या एक से अधिक प्रकार के कच्चे सामग्री या जंतुओं से मिलकर बने होते हैं, जो जंतुओं या पादपों से प्राप्त होते हैं। कच्ची सामग्री जो होती है, यहाँ पे विभिन्न क्षेत्र और राज्य के कुछ सामान्य भोजन दिए हैं, जिसमें हम लोग देख लिए पंजाब में जो है मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग और दही घी था। आंध्र प्रदेश में चावल था, अरहर की दाल थी, कुंदरू और मट्ठा घी अचार था। तो आगे देखते हैं, इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? जो कच्ची सामग्री हम लोग व्यंजन बनाने में यूज़ करते हैं, जो चाहे पौधों से प्राप्त हो या जंतुओं से प्राप्त हो, तो वो उसके जो है कच्ची सामग्री के संघटक क्या क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। जो कच्ची सामग्री हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि सब्जी है, मांस है, उसमें जो भी प्रोटीन, विटामिन, आयरन जो भी मिलता है, वो सारे जो होते हैं एक घटक के रूप में होते हैं और उन्हीं को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। हमारा जो भोजन होता है, जो भोजन हम लोग खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, विटामिन होता है और खनिज लवण भी होता है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। पोषक के साथ साथ हमारे शरीर को रुक्षांश, जिसे हम फाइबर कहते हैं, रेशे कहते हैं, और जल दोनों की आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। जो हम लोग खाना खाते हैं या खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो क्या उसमें सारे पोषक तत्व एक ही चीज़ में मिल जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। वही इसमें लिखा है कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। और कुछ साधारण विधियों से जो हम कच्ची सामग्री होती है, पका हुआ भोजन होता है, उसमें एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो उसको हम पता लगा सकते हैं। उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? कुछ साधारण विधि है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि किसमें प्रोटीन है, किसमें वसा है, किसमें फाइबर है। ये सारी चीज़ें हम लोग कुछ विधियों द्वारा पता लगा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषणों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण होता है, वो अन्य पोषण होते हैं उसकी अपेक्षा बहुत सरल है। हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को आसानी से पता लगा सकते हैं और अन्य जो होते हैं फाइबर, रेशा, इन सबसे जो है बहुत आसानी से उसको हम जान सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। आइए हम इन परीक्षण को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। इसका परीक्षण करेंगे और सारणी 2.2 में इसको नोट करेंगे। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। जो परीक्षण हमको करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को हमको पता लगाना है, उसके लिए हमको आयोडीन और कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होती है। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता है। उसके लिए हमको परखनली भी चाहिए और ड्रॉपर भी चाहिए। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। ये जो परीक्षण हमको करना है उसको हम कच्चे सामान भी ले सकते हैं या पका हुआ भोजन भी ले सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उस पर कुछ पदार्थ लिखे हैं, तो उस पर भी हम अपना परीक्षण कर सकते हैं या कुछ अलग जो हम खाद्य पदार्थ ले के उस पर भी हम लोग ये परीक्षण कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। जिस भी केमिकल का हम यूज़ करते हैं उसमें पता लगाने के लिए जो भी लाइब्रेरी में रखा रहता है उसका हम लोग चखने में यूज़ नहीं करते और बहुत सावधानी से हमको करना होता है।
यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उसे तैयार करा सकते हैं। यदि जो लाइब्रेरी में ये विलयन जो होता है वो अगर उपलब्ध नहीं है तो अध्यापक जो है उसको कई विधि से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमको जांच करना है कि किस पदार्थ में, किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की हमको जांच करना है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मंड और शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। यदि कोई भोजन है, खाद्य पदार्थ है, उसमें अगर मंड है, हमको कार्बोहाइड्रेट का पता लगाना है। कार्बोहाइड्रेट में मंड और शर्करा होता है और यदि मंड है तो उसको हम किस तरह से पता लगाएंगे वो हम यहाँ देखते हैं। क्रियाकलाप 2 में देखते हैं कि मंड के लिए क्या परीक्षण है, मंड की जाँच कैसे कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। हमको मंड का परीक्षण करना है। परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री जो होती है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेते हैं। उसमें आयोडीन विलयन का 2 से 3 बूंद आयोडीन विलयन उसमें डालते हैं। फिर देखते हैं कि उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है। अगर वो काला या नीला हो जाता है तो उसमें मंड उपस्थित है। यदि वो काला और नीला नहीं होता है तो उसमें मंड उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। ये जो परीक्षण किया है उसको हम किसी और खाद्य पदार्थ पे भी जांच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उसमें मंड है कि नहीं है और उसके बाद उसको हम जो टेबल बनाया है 2.2 उसमें हमको दर्शाना है। अगला है प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए हम परीक्षण कैसे करते हैं? प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। पहले हमको क्या करना है, प्रोटीन का अगर परीक्षण करना है तो किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उस खाद्य मात्रा जो वो ठोस की अवस्था में होता है तो उसको हम लोग पीस के चूर्ण बना लेते हैं। चूर्ण बनाने के बाद उसे एक परख नली या जो है उसमें डालते हैं। डालने के बाद उसमें पानी की बूंदें कुछ डालते हैं, 10 बूंदें पानी की डालते हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर डॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं। फिर अच्छी तरह से उसको हिलाते हैं। फिर परख नली को थोड़े देर के लिए रख देते हैं। फिर देखते हैं क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यदि उस जो परख नली में रखा जो विलयन है वो अगर बैंगनी रंग का हो गया है तो हम जान जाएंगे कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। तो इस तरह हम लोग प्रोटीन का भी परीक्षण कर सकते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए जो भी खाद्य पदार्थ है वो ठोस अवस्था लेते हैं, फिर उसको पीस के पतला चूर्ण या महीन चूर्ण पाउडर के रूप में बना लेते हैं। फिर परख नली में उस चूर्ण को डाल देते हैं, 10 बूंद पानी डालते हैं, उसको बार हिला देते हैं। हिलाने के बाद उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन उसमें डालते हैं और कास्टिक सोडा डालते हैं। फिर उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं कि उसमें परख नली में जो पदार्थ है उसका रंग बैंगनी रंग का हो जाता है, जिससे पता चलता है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। प्रोटीन का परीक्षण हो गया। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब ये किसी भी पदार्थ के साथ हम इसको करके देख सकते हैं कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वसा के लिए परीक्षण। वसा के लिए परीक्षण क्या करना है, वसा को हम कैसे जानें कि इसमें वसा है कि नहीं है। तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? हमको प्रोटीन की जांच करना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं। प्रोटीन के लिए हम किसी खाद्य पदार्थ को लेते हैं, उसको किसी कागज में रख लेते हैं, कागज को ऊपर से ढक देते हैं। उसके बाद उसको हम कूटते हैं, इस तरह से कूटते हैं कि वो कागज ना फटे। फिर कागज को हम सीधा करते हैं और देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं कि उस पर तेल का धब्बा पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और फिर उसको जब हम किसी प्रकाश या रोशनी में लेके आते हैं तो वो धब्बा दिखाई देता है, तो धुंधला सा दिखाई देता है। उसके आगे है कि कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। उसमें जो धब्बा बना रहता है वो उससे हम जान जाते
दर्शाते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें वसा उपस्थित है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इस पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। जब हम किसी खाद्य पदार्थ को ठोस अवस्था को लेते हैं, उसको कागज में रख के उसको कूट के देखते हैं कि उस कागज पे थोड़ा सा तेल का निशान बन गया है, फिर अगर उस पर तेल का धब्बा जो रहता है वो खाद्य में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। और कभी कभी देखते हैं कि जो उसमें कुछ जल की भी मात्रा आ जाती है, तो उसको हाथ से थोड़ा सा रगड़ लेते हैं, रगड़ के फिर उसको सुखा देते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर उस पर दाग बना रहता है कागज पे, तो इससे पता चल जाता है कि इस पे वसा उपस्थित है। तो इस तरह हम लोग खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को भी जान लेते हैं। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? जो परीक्षण हम लोग किए हैं, क्या उनमें वसा, प्रोटीन तथा मंड सभी प्रकार के खाद्य उसमें उपस्थित है? जो सभी प्रकार के खाद्य हैं, क्या उसमें वसा, प्रोटीन और मंड उपस्थित है कि नहीं है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमको देखना कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें क्या एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं कि केवल एक ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, और उसमें हम प्रोटीन, मंड और वसा तीनों उपस्थित है या नहीं है, ये हमको जांच करना था। और क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं है? हम क्या जो जांच किए हैं उसमें से कोई ऐसा भी पदार्थ मिला था जिसमें कोई भी इनमें से प्रोटीन, वसा और मंड में से कोई भी उसमें उपस्थित नहीं था? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो है परीक्षण कर लिए हैं, और विटामिन और खनिज लवण जो है ये अन्य पोषक भी हमारे शरीर में या खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यकता होती है? इन सारे जो पोषक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल, खनिज लवण, विटामिन, ये सारे पोषक तत्वों को हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता होती है? तो आइए देखते हैं विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। विभिन्न जो पोषक हैं वो शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मुख्य रूप से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है या ऊर्जा मिलती है, और वसा से भी हमको ऊर्जा मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमको वसा से अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल जाती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। वसा और जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होते हैं उसको हम वसा ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। और चित्र 2.3 और 2.4 में कार्बोहाइड्रेट युक्त जो है भोजन को दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट के जो है मुख्य स्रोत ये शकरकंद है, आलू है, गन्ना है, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सारे जो है कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। अगला देखते हैं, ये वसा के मुख्य स्रोत हैं जो पादप से प्राप्त होने वाले हैं। पादप से प्राप्त होने वाले ये गिरी हैं, मूंगफली हैं, तिल हैं, ये सारे जो तेल हैं इसमें फैट है, और ये जंतु से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं जिसमें मांस, मछली, अंडा शामिल है। आगे देखते हैं इसमें प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है हमारे शरीर में वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता होती है, इसीलिए प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है उसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं या शरीर की वृद्धि करने वाले भोजन कहा जाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन जो होते हैं हमको रोगों से बचाते हैं या हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं, और विटामिन से हमारी आंख है, हड्डियां हैं, दांत और मसूड़े जो हैं ये सारे स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इनमें से कुछ हैं जो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी और विटामिन डी, और विटामिन ई, विटामिन के नाम से जानते हैं। और
विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिनों का जो समूह होता है विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 करके बी12 तक जाता है। इन सारे जो विटामिन होते हैं उनको बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हाँ, जो सभी प्रकार के विटामिन होते हैं उसकी हमको शरीर को थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारे त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। सबको पता है कि विटामिन ए जो होती है उसकी कमी से हमको आँख में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। उसके साथ साथ त्वचा और आँखों को ये स्वस्थ करते हैं। विटामिन सी की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। विटामिन सी जो होता है ये घाव को भरने में मदद करता है और विटामिन डी हमारी अस्थियों दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता है। हमारे शरीर में अस्थि जो मजबूत होती है, दांत जो होता है वो विटामिन डी के कारण और कैल्शियम के कारण ही हमारा शरीर, अस्थि और दांत जो है ये स्वस्थ रहता है। विभिन्न विटामिनों में भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 में दिखाए गए थे। ऊपर जो हम लोग फिगर देखें, फिगर के माध्यम से जो पादप से प्राप्त हैं, जंतु से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद थे वो फिगर में दिखाए गए हैं भरपूर भोजन के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की जो आवश्यकता होती है थोड़ी मात्रा में होती है और शरीर के उचित विकास और स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विभिन्न खनिज लवण के कुछ मुख्य स्रोत जो हैं 2.10 में दर्शाया गया है। ये जो है फास्फोरस और लौह जो है ये सारे जो है खनिज हैं, कैल्शियम जो है ये सारे खनिज हैं जो चित्र में दर्शाए गए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। अभी जो हम लोग सारणी बनाया है चित्र 2.2 जो है उसमें जो अधिकांश खाद्य पदार्थ है उसमें एक से अधिक प्रकार के पोषक तत्व उसमें उपस्थित हैं और इसमें हम लोग देखे थे इसमें से कुछ किसी में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा है तो किसी में किसी पोषक तत्व की अधिक मात्रा, जैसे किसी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है तो किसी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, किसी में फैट की ज़्यादा है तो किसी में आयरन, कैल्शियम और लौह जो जैसे तत्व हैं उनकी मात्रा अधिक है। तो सारे इसमें दिखा है कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक मात्रा से अधिक हो सकती है, उसमें मात्रा जो है घटती बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। चावल में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो दूसरों पोषकों से सबसे ज़्यादा जो है चावल में ही पाया जाता है, दूसरे पोषकों से अधिक होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन होता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। जो पोषक होते हैं प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, उनके साथ साथ हमें आहारी रेशे जिसे फाइबर कहते हैं और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जो होते हैं रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। जो हमको फाइबर प्राप्त होता है, फाइबर की जो पूर्ति होती है वो पादप से बने जो उत्पाद होते हैं उससे हमारे शरीर को पूर्ति हो जाती है। आगे है रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां हैं। रुक्षांश जो फाइबर वाले मुख्य स्रोत होते हैं वो साबुत खाद्यान्न जो मोटे अनाज होते हैं उससे हमको फाइबर मिलता है, दाल से मिलता है, आलू, ताज़े फल और सब्जियों से हमको फाइबर प्राप्त होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। रुक्षांश से, फाइबर से हमारे शरीर को कोई पोषक नहीं मिलता है, फिर भी यह हमारे भोजन के लिए आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। रुक्षांश जो होते हैं वो हमारे शरीर को पोषक नहीं प्रदान करते हैं, फिर भी हमारे शरीर को फाइबर की आवश्यकता होती है। ये फाइबर जो होते हैं हमारे जो बिना पचे भोजन होते हैं, जो भोजन पच नहीं पाते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल जो होते हैं वो भोजन में जो उपस्थित पोषक होते हैं उनको अवशोषित करके हमारे शरीर को आवश्यकता जो है सहायता प्रदान करते हैं, हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करते हैं। जल जो होते हैं ये भोजन में जो उपस्थित मुख्य पोषक तत्व होते हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं और जल के माध्यम से जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे यूरिन के माध्यम से उसको हम बाहर निकालते हैं। यूरिन और पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य करते हैं वो जल ही करते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें
उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। हमको पानी की जो भी आवश्यकता होती है, जितनी भी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, उसको हम कई रूप में ले सकते हैं, या तो जल के रूप में लेते हैं, या मिल्क के रूप में लेते हैं, या चाय के रूप में लेते हैं। तो वही इसमें है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम जो जल की मात्रा हमारे शरीर में जाती है, या तो दूध के रूप में, या तो चाय के रूप में, या तो पानी के रूप में, उसके अलावा जो हम भोजन को पकाते हैं उसमें भी तो पानी होता है, वो भी हमारे शरीर में जाता है, तो उससे भी हमारे शरीर को पानी की पूर्ति हो जाती है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप थर्ड है, इसमें देखते हैं कि क्या अन्य पदार्थ हमारे शरीर को जल कैसे प्रदान करते हैं। तो है, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? एक टमाटर लेंगे या नींबू लेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, यदि हमारे हाथ जो है उसमें पानी लग जाता है या गीला हो जाता है तो हमको इसमें पता चल जाएगा कि इसमें पानी है, वरना नहीं है। तो यही देखते हैं। तो जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? जब हम घर में किसी फल या सब्जी को काटते हैं, छीलते हैं, मसलते हैं, तो हमारे हाथ जो होते हैं वो गीला हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमारे हाथ गीले नहीं होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इसमें पानी की मात्रा है कि नहीं है। आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। कई खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें जल जो है पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जैसे गर्मी में जो सीजनल सब्जियां होती हैं, नेनुआ, तरोई, ये सारी सब्जियां, लौकी वगैरह, उसमें जल की मात्रा पर्याप्त होती है, उसमें हमको पकाते समय जल अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होती है। और कुछ सब्जी होते हैं जिसमें हमको अलग से जल डालना पड़ता है। तो वही इसमें है कि कुछ हम देखते हैं कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, और कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हमें उसमें अतिरिक्त या अलग से जल उसमें डालना पड़ता है। अब देखते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जिससे लेके फल, सलाद जो भी है, वो सब जो है संतुलित आहार में आते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के लिए हमको सारे पोषक तत्वों को एक उचित मात्रा में लेना आवश्यक है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। जो भी पोषक तत्व हम लेते हैं उसको एक आवश्यक मात्रा में ही हमको लेना चाहिए, ना कि कार्बोहाइड्रेट हम अधिक मात्रा में ले लें, या प्रोटीन अधिक मात्रा में ले लें, या फैट अधिक मात्रा में ले लें। यदि हम उसका अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो नुकसानदायक है। इसीलिए हमको एक समुचित मात्रा, एक लिमिटेड मात्रा में लेनी चाहिए जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो, ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। सारे पोषक तत्वों के साथ साथ हमारे जो भोजन होते हैं उसमें फाइबर की भी मात्रा हो, साथ साथ जल की भी मात्रा हो। इन सारे सबको मिलाकर हम इसे संतुलित आहार कहते हैं। आगे देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? क्या आप सोचते हैं कि जो प्रत्येक आयु वर्ग के लोग हैं उनको समान मात्रा में ही पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? यदि छोटा बच्चा है तो उसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके शरीर की स्ट्रक्चर निर्माण के लिए, बॉडी निर्माण के लिए प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होगी, विटामिन की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारे शरीर के सारे पार्ट जो हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, इन सारे चीज़ों पर निर्भर है। तो बच्चे जो होते हैं उनके लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता, अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। जो बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी भी हड्डियाँ क्षीण होने लगती हैं, तो उनको भी प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए। तो यही है इसमें कि क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो ऐसा नहीं है। सभी के लिए एक प्रकार की आहार की आवश्यकता नहीं होती है। सबके लिए उसके शरीर की आवश्यकता के हिसाब से हम उसमें पोषक तत्वों को देना चाहिए या खिलाना चाहिए। आगे, क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? हम जो वर्क करते हैं उसके क्या उस पर निर्भर करता है कि हमको कितना संतुलित आहार लेना चाहिए? यदि हम ज़्यादा मेहनत वाले काम करते हैं तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है, और शरीर को मरम्मत या सुरक्षित रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसके साथ साथ विटामिन की भी आवश्यकता होती है। अगला है, एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं
क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं? एक सप्ताह में हम जो भी भोजन करते हैं उसका एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बनाने के बाद हम चेक करते हैं उसमें कि जो भोजन हम कर रहे हैं क्या उसमें सारे पोषक तत्व हमको मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और फाइबर, ये क्या सारी चीज़ें उसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आगे है दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि दाल है, मूंग है, सोयाबीन है, अंकुरित बीज है, किण्वित भोजन है, आटे का जो मिश्रण है, केलक है, पालक है, सत्तू, गुड़, ये सारे जो होते हैं अलग अलग पोषक तत्व हमको प्रदान करते हैं। किसी में जैसे दाल में प्रोटीन मिलता है, मूंगफली में प्रोटीन है, सोयाबीन में भी प्रोटीन है। ऐसे किण्वित भोजन जो होते हैं ये दक्षिण भारत का भोजन, जैसे इडली है, इडली को मैंने बताया था कि इसमें आप चावल और उड़द की दाल का यूज़ करते हैं, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है और उड़द की दाल जो होती है उससे हमको प्रोटीन मिलता है। तो सारे भोजन जो होते हैं इसका अलग अलग जो पोषक तत्व इसमें उपलब्ध होते हैं, जैसे कि इसमें देखिए पालक है, पालक में आयरन भी उपलब्ध होता है, सब्जियां हैं, सब्जियां में विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो इसी प्रकार जो सारे पोषक तत्व होते हैं इन सारी चीज़ों में मिल जाते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। अल्प व्यय मतलब कम खर्च में भी संतुलित आहार ग्रहण कर सकता है। आगे है उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। कोई भी भोजन हम करते हैं उसको पर्याप्त मात्रा में लेना ही आहार नहीं होता, बल्कि उसको पकाने का भी तरीका होना चाहिए और उसको सही ढंग से भी पकाना चाहिए। आगे है ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? जो भी भोजन हम पकाते हैं उसको एक तरीके से पकाना चाहिए कि उसके सारे पोषक तत्व नष्ट ना हो जाएं। उसको एक तरीके से पकाना चाहिए और उसमें कुछ पोषक तत्व पकाते समय जब हम उसको ज़्यादा तल देते हैं, ज़्यादा भून देते हैं तो उसके सारे विटामिन मिनरल जो है वो जल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जब हम किसी सब्जी या फल को उसका छिकला उतार देते हैं उसके बाद जब धुलते हैं तो उसके जो विटामिन और मिनरल हैं वो सारे जो है नष्ट हो जाते हैं। यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। जो सब्जी और फल होता है उसका जो ऊपर का छिकला होता है उसमें कई सारे जो है महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं, इसीलिए उसको हमको छिल के तब नहीं धुलना चाहिए, पहले धुल लेना चाहिए उसके बाद छिलना चाहिए। फिर चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं, और चावल और दाल को भी हमको बार बार धुलने से उसके जो खनिज लवण है और विटामिन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण की हानि हो जाती है। हम सब लोग यही जानते हैं कि भोजन को पकाते हैं तो उसमें स्वाद आता है और वो भोजन पकने के बाद अच्छे से सुपाच्य हो जाता है या अच्छे से पच जाता है, लेकिन ये नहीं पता है कि जब ज़्यादा उसको हम पका देंगे तो उसके जो सारे पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और कभी कभी हम जब भोजन पकाते हैं तो उसमें हम अत्यधिक जल डाल देते हैं या अत्यधिक पानी डाल देते हैं, तो उसको क्या करते हैं ऊपर से हम पानी हटा देते हैं। ऐसा नहीं करना, ऊपर से पानी हटाने से उसके सारे जो मिनरल, प्रोटीन, खनिज लवण हैं ये सारे जो है उसके साथ साथ नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उसमें जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी का यूज़ करना चाहिए। आगे है पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों का सम्मिलित करें? पकाने में विटामिन सी जो होता है उसको हम जब ज़्यादा टाइम तक पकाते हैं तो उस पर ज़्यादा गर्मी पड़ने पे उसकी जो विटामिन सी की मात्रा होती है वो नष्ट हो जाती है, विटामिन सी खत्म हो जाता है। इसीलिए हमको फल या सब्जियों को कच्चे ही ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए, उसको ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। आगे है बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। बूझो कोई व्यक्ति है, उन्होंने सोचा कि हर समय हम अगर फैट वाली चीज़ें खाएं, वसा युक्त खाना खाएं तो वो सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अत्यधिक ऊर्जा देता है। अगर हम एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और एक कटोरी वसा युक्त भोजन लेते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी वसा युक्त भोजन से प्राप्त होगी। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसमें तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? हम जो वसा की मात्रा लेते हैं उसमें यदि हम तली हुई चीज़ें लेते हैं, समोसा लेते हैं, पूरी लेते हैं, मलाई लेते हैं, रबड़ी, पेड़ा, ये सारी जो वसायुक्त भोजन खाते हैं तो इसके अलावा और कुछ नहीं खाते हैं, तो हम क्या और पोषक तत्व लिए? और पोषक तत्व नहीं लिए, केवल वसा का ही हम लोग सेवन किए और यह ठीक नहीं है। निसंदेह नहीं, इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए
बहुत हानिकारक होता है। इतना सारा जो वसा युक्त फैट वाली चीज़ें खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। आगे हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनता है। हमारे शरीर में जब फैट की मात्रा अधिक हो जाएगी, वसा वाली चीज़ें हम ज़्यादा लेंगे, जैसे ये समोसा वगैरह, पूड़ी, समोसा, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सारी चीज़ें अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे शरीर में फैटी एसिड हो जाएगा या एसिड की जो फैट की मात्रा है वो बढ़ जाएगी और ये जो है मोटापा का कारण हो सकता है। अगला है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग में क्या होता है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। एक व्यक्ति जो होता है वो पर्याप्त भोजन पाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके भोजन में किसी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब किसी पोषक तत्वों की कमी एक लंबे समय तक बनी रहती है तो उसे उसकी अभाव हो जाता है या रोगग्रस्त हो जाता है। उसके व्यक्ति को पोषक तत्व की जो कमी हो जाती है, उसके शरीर में रोग हो जाते हैं और विकृतियां हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रोटीन की चीज़ें ले रहे हैं तो केवल प्रोटीन की चीज़ें ही ले रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, विटामिन नहीं ले रहे हैं, वसा वाली चीज़ें नहीं ले रहे हैं, फाइबर नहीं ले रहे हैं, तो उसको बाकी तत्वों की जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और उसको जैसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रतौंधी रोग हो जाएगा, विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। इस टाइप से हम जो पोषक तत्वों की मात्रा हमको अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो वही इसमें है कि एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यह काफी लंबी अवधि तक रहती है तो यह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। यदि हमारे शरीर में काफ़ी लंबे समय से हम प्रोटीन नहीं लिए तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि जो है रुक जाएगी, वृद्धि सही से नहीं होगी और हमारी अस्थियां कमजोर होने लगेंगी। कैल्शियम की मात्रा नहीं लेंगे तो हमारे हड्डी और दांत जो है ये सारे जो है क्षय होने लगेंगे, इनमें भी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे तो हमको इसकी कमी हो जाएगी। एक या अधिक पोषक तत्वों को अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। अगर हमें पोषक तत्वों की कमी हो जाए, जैसे कैल्शियम की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, तो ये जो सारे पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं या विकृतियां उत्पन्न कर सकते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जो रोग होते हैं लंबे समय तक बने रहते हैं उनको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि। जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने भोजन में निरंतर प्रोटीन की मात्रा नहीं ले रहा है या प्रोटीन की कम मात्रा ले रहा है तो उसको कुछ रोग हो जाएंगे, जैसे कि वृद्धि में अवरुद्ध होना, वृद्धि जो है उसकी रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन हो जाएंगे, बालों का कलर चेंज हो जाएगा और त्वचा की बीमारी हो जाएगी, पेचिश नामक रोग। ये सारी बीमारियां जो होती हैं ये प्रोटीन की कमी के कारण हो सकती हैं। उसके बाद है यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है और ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में असमर्थ हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की मात्रा की कमी हो जाए और ये लंबे समय तक अनुपस्थित दोनों रहे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, लंबे समय तक हमारे शरीर को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ना प्राप्त हो तो उससे क्या होता है कि जो शरीर की वृद्धि होती है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है और हमारा शरीर जो है दुबला पतला हो जाता है और कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि चलने में भी असमर्थ हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि वीकनेस हो गई है, चल नहीं पा रहे हैं, तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी के कारण होता है। आगे है विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इसमें कुछ 2.3 में दर्शाए गए हैं, जैसे कि विभिन्न विटामिन है, खनिज लवण है, इनकी जब कमी हो जाएगी तो हमको विभिन्न तरह के रोग हो जाएंगे और शरीर में विभिन्न तरह की विकृतियां भी उत्पन्न हो जाएगी। इसको एक सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। जो सभी अभावजन्य जो रोग हैं उसकी हमको रोकथाम करना, उसको रोकना है तो हमको संतुलित आहार लेना जरूरी है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। हम यहाँ पे देखें, इस चैप्टर में देखे हैं कि अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग तरह का भोजन करते हैं और इतनी विविध तरह का भोजन भी करते हैं, उसके बाद सारे पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा में कमी हो जाती है। जहाँ के लोग चावल ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे प्रोटीन की यूज़ करते हैं वहाँ प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो वही अलग अलग क्षेत्रों के भोजन में अधिक विविधता होते हुए भी आहार पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है और यह जो वितरण होता है भोजन का, अलग अलग रूपों में भोजन का यूज करना, ये जो है पोषक तत्व की उपस्थिति जो है इसमें सुनिश्चित करता है। आगे है
ये विटामिन है और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग हैं। जैसे विटामिन या खनिज लवण में है विटामिन ए, इससे क्या होता है कि छीड़ता दृष्टिहीनता हो जाती है। दृष्टिहीनता मतलब हमको देखने की क्षमता जो है कम हो जाती है, और इसके लक्षण है कि कमजोर दृष्टि होती है, अंधेरे में कम दिखाई देना और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन ए की कमी से हमें देखने की क्षमता जो है नष्ट हो जाती है। इसके जो लक्षण होते हैं, हमको कम दिखाई देता, अंधेरे में दिखाई नहीं देता, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, रतौंधी नामक रोग हो जाती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। इसकी जो लक्षण है वो दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। विटामिन बी की कमी होगी तो हमको बेरी-बेरी नामक रोग हो जाएगा, जिससे हमारी मांसपेशियां दुर्बल हो जाएगी और काम करने में हमको एनर्जी नहीं होगी, नहीं मिलेगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसके जो लक्षण है, ये मसूड़ों से खून निकलता है और घाव भरने में अधिक समय का लगता है। इसमें घाव भरने के लिए अधिक समय लगता है यदि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी से जो होते हैं वो रिकेट्स नामक रोग होते हैं। इसमें अस्थियां जो होती हैं मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, उनकी शरीर जो होती है मुलायम होकर उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो वो विटामिन डी रिकेट्स नामक रोग होता है। कैल्शियम है अस्थियों और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और दांतों का क्षरण होने लगेगा। आयोडीन है, आयोडीन में घेघा नामक रोग होता है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं। इसमें गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। आयोडीन की कमी से हमारे गले में जो थायरॉक्सिन नामक ग्रंथियां होती हैं वो कभी कभी फूल जाती हैं, जिसे हम घेघा रोग कहते हैं, और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी आ जाती है। और लौह जो होता है, ये आरक्तता मतलब खून की कमी, एनीमिया जिसको कहते हैं, खून की कमी हो जाती है, वो लौह की कमी से होती है, इससे हमको वीकनेस आती है। तो आज का चैप्टर जो है समाप्त हो गया। इसमें कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसे कि संतुलित आहार है, बेरी है, कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा है, वसा है, खनिज है, पोषक है, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन। संतुलित आहार के बारे में हम लोग देख लिए, जिसमें सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसको संतुलित आहार है। बेरी जो नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देती है, ऊर्जा जो होती है हमको कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, वसा जो है इससे भी हमको एनर्जी मिलती है, खनिज, पोषक, प्रोटीन जो है सबका अपना अपना वर्क है। तो आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। हमारे भोजन का जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन होता है, खनिज लवण होता है। इसके साथ साथ जल भी होता है और फाइबर भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से हमको हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। प्रोटीन और खनिज लवण जो होते हैं हमारे शरीर की जो है वृद्धि करते हैं और उनका मरम्मत भी करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। संतुलित आहार जो होते हैं उसमें सभी पोषक तत्व जो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, उसके साथ साथ फाइबर होते हैं और जल भी उसमें उपस्थित होते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग और विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हम जो भोजन लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, यदि किसी पोषक तत्वों की लंबे समय तक अभाव हो जाता है तो उससे हमारे शरीर में विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। तो ये आपको बताना है, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम कौन कौन से हैं। इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, इसको क्या कहते हैं? जो मुख्य रूप से हमको एनर्जी देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, जो पोषक हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण करते हैं वो प्रोटीन जो होते हैं ये हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, तो विटामिन ए जो होता है हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, तो अस्थियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो ये कैल्शियम होता है। अगला है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो आपको बताना है कि वसा किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं, मंड किस में पाए जाते हैं, आहारी रेशे और प्रोटीन किस में पाए जाते हैं। तो आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका। तो इसमें चेक करना है कौन से सही हैं। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं क्या? केवल चावल का यूज करें तो हमारे शरीर में सारे पोषक तत्व की पूर्ति हो सकती है?
तो ऐसा नहीं है, अगर हम चावल केवल यूज़ करेंगे तो हमको केवल कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो ये आपका गलत हो गया। अगला है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो ये सही है। संतुलित आहार जो होता है वो सारे पोषक तत्व साथ साथ फाइबर और जल की जो आवश्यकता होती है वो संतुलित आहार में आता है। अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हमको किसी भी तरह का रोग नहीं होगा, तो ये आपका सही है। अगला है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। संतुलित आहार जो होता है उसमें विभिन्न तरह के भोजन होने चाहिए, विभिन्न तरह के पदार्थ होने चाहिए, तो ये भी आपका सही है। अगला है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो ऐसा नहीं है। शरीर को सभी पोषक तत्वों के लिए केवल मांस से ही नहीं मिलता है, हमको शाकाहारी भोजन से भी मिलता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर अब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, इसको देखते हैं। पहला है डैश है विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग होता है, जिसे रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स या सूखा रोग कहते हैं। रिकेट्स या सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। कि डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी या अभाव से होता है, तो ये स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी से। और हमारे भोजन में किसकी कमी से अभाव में रतौंधी होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, विटामिन ए हो जाता है इसमें। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा कि क्या होगा। तो आप लोग को उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोग को समझ में भी आया होगा, और जो कुछ भी डाउट होगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट्स मैं क्लियर करने का प्रयास जरूर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।